नमस्कार विवादर में दुर्गेंद्र चौहान। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पर जाकर टिक, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी जो बनी है उस पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग का अभ्यास शुरू किया। आसमान में मिराज, राफेल, सुखोई और जार जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन देश थर्रा उठे और खास तौर पर पाकिस्तान। फिलहाल फोर्स गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रहा है। दिन में ये युद्धाभ्यास दिन 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया और रात में भी लैंडिंग का यह अभ्यास देर रात तक किया जाएगा। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग और टेकऑफ की प्रैक्टिस से एक ऐसा आत्मबल इस देश को मिलेगा जो बहुत काम आने वाला है। युद्ध जैसी आपात स्थिति कभी बने तो इस गंगा एक्सप्रेसवे की पट्टी को वैकल्पिक हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से 4 एक्सप्रेसवे हैं इसको मिलाकर जिनमें इस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन ये पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें नाइट लैंडिंग की व्यवस्था है। ऐसी खबर, ऐसी जानकारी है। भारत की सहन शक्ति के आगे पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान की आंखों में ये तस्वीर जो आज युद्धाभ्यास करती हुई या जो तस्वीर हमें दिखी लड़ाकू विमानों के गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर की हवाई पट्टी जो बनी हुई है शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की, उसमें उतरती हुई ये तस्वीर दुश्मन देश को एक अलग संकेत देगी और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के मन में तमाम आशंकाएं हैं। इस तरीके से विमान उड़ना, सैन्य विमान उड़ना आशंकाओं को पैदा करता है दुश्मनों के लिए। तो ये तस्वीरें कांटों की तरह उन्हें चुभ रही होंगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि यह रात में लैंडिंग क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देश में पहली बार किसी हवाई पट्टी पर दिन के साथ नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। दरअसल शाहजहांपुर का जलालाबाद इलाका जहां ये हवाई पट्टी बनी है, शुक्रवार दोपहर 12 बजे वायुसेना का AN-32 विमान जब उतरा तो एक नया इतिहास रच दिया गया। इस विमान के ने तकरीबन 5 मिनट तक चक्कर लगाया। इसके बाद हवाई पट्टी पर इसकी लैंडिंग हुई। करीब 1 बजे यह विमान यहाँ से टेक ऑफ कर गया, जिसके बाद मिराज, राफेल, सुखोई, जगुआर फाइटर प्लेन भी एक्सप्रेसवे को चूम कर ऊपर गए और दुश्मन मुल्क को संदेश दिया कि भारत किसी भी हालत में कहीं भी किसी भी तरह दुश्मन देशों को धूल चटाने में सक्षम है। रक्षा के दृष्टिकोण से शाहजहांपुर का यह इलाका बेहद अहम है क्योंकि यह नेपाल सीमा के पास है और नेपाल से जुड़ी चीन की भी सीमा है। इस वजह से इस इलाके की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी अहम हो जाती है। शाहजहांपुर में ये हवाई पट्टी का होना इसलिए भी और अहम है कि शाहजहांपुर में तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी हैं जहां से गोला बारूद भी युद्धक विमानों को बड़ी आसानी से मिल सकता है। साजो सामान की भी फैक्ट्रियां हैं। तो यही वजह है कि यहाँ डे और नाइट दोनों तरह की लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे में इस तरीके की हवाई पट्टी जो युद्धक विमानों के लिए लैंडिंग और जाने आने की सुविधा के लिए जो व्यवस्था की है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। पूरा देश और उत्तर प्रदेश उनके इस काम के लिए उनकी तारीफ करता है और बधाई दे रहा है। आपात स्थिति में सेना इस पट्टी का प्रयोग कर सकेगी। भारतीय नेवी अरब अगर दूसरी तरफ देखें तो एक तस्वीर ये है और ये तस्वीर इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव है। 22 तारीख को अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोग शहीद हो गए, मारे गए। निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की। उसके बाद लगातार भारत पाकिस्तान की तरफ अपनी नज़रें टेढ़ी किए हुए किसी भी वक्त पाकिस्तान में जो आतंक के आका हैं उनको सबक सिखाने के लिए हमारी सेनाएं वहाँ एक्शन ले सकती हैं। तो इस दौर में इस तरीके का एक्सरसाइज हवाई पट्टी का विकसित होना, हालांकि पहले से प्लान में था, लेकिन अब जो अभ्यास किया गया एक संयोग ही है कि वो ऐसे दौर में अभ्यास हो रहा है
कि इसकी सख्त ज़रूरत है और इसका संदेश भी अब जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जल सेना ने अरब सागर में एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। आर्मी अपने बॉर्डर जितने हैं सीमा के लिए कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, पंजाब तक, वहाँ एक्शन में है। एयरफोर्स आपको मैंने दिखाया है कि गरज कर यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर उसने अपनी ताकत दिखाई। तो बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत की सेनाएं अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं और पाकिस्तान को ये एहसास करा रही हैं कि भारत अब आतंक को और सहने वाला नहीं है। इसीलिए आज हमने इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा है रणवे। Balakot, air strike. रणवे, एक्सप्रेसवे और रणवे, जब हम ये कार्यक्रम तय कर रहे थे तो हमारे सहयोगी विनीत शर्मा और हमारे बीच में काफ़ी इस बात को लेकर चर्चा भी हुई। ये हुआ कि ये एक्सप्रेसवे, रणवे और एक अच्छा शीर्षक निकल कर आया इस कार्यक्रम का और बिल्कुल फिट बैठता है आज के दौर में, क्योंकि एक्सप्रेसवे और रणवे, और इसी रणवे को हम इस चर्चा में इस पर करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे कि भाई युद्ध का रास्ता, रण युद्ध उसका रास्ता, इस घटनाक्रम से, पाकिस्तान की हरकत से और आज की जो यौद्धिक एक्सरसाइज हुआ है शाहजहांपुर में, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आलोक आपका। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत रविंद्र आपका। ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कैप्टन साहब। और मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद मनीष आपका भी। चर्चा की शुरुआत एमजे अगस्टीन साहब से ही मैं करूंगा, चूँकि ये अभी जो हमने रणवे का जो नज़ारा दिखाया, जिस तरीके से हमारी वायुसेना ने ये एक्सरसाइज, जरूरी एक्सरसाइज ही कहेंगे इसको किया, तो हमारी ताकत और हमें तमाम जो विकल्प हमने तैयार किए हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। कैप्टन, ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। इस तरीके से जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं या वैकल्पिक सुविधाएं हम एक रेगुलर सैन्य एयर बेस के अलावा विकसित करते हैं, इनके यौद्धिक क्षेत्र के लिए मौजूदा जो सामरिक स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच और विश्व की सामरिक स्थिति के मद्देनजर आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो ये 4 में जो पहला 2 मुहिम हमने शुरू किया था, पहला यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में लैंडिंग की थी जी, उसमें दोनों में मेरी भागीदारी रही जी। और इनफैक्ट यमुना जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिस पे हमने लैंडिंग करी थी, उस समय मैं इसको लीड कर रहा था, ये पूरे ऑपरेशंस को जी। तो मैं इसको करीबी रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कैप्टन, इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो 2 महत्वपूर्ण लैंडिंग का हिस्सा रहे हैं, बल्कि नेतृत्व तो किया है। जी, कैरी ऑन प्लीज। दो चार चीजें हमें दर्शकों को बताना जरूरी है। पहली बात, ये एक सिंबॉलिक नहीं है, ये सिर्फ दिखावा मात्र नहीं है। और क्यों नहीं है ये मैं समझाता हूँ। जब आपने 2-3 दिन पहले ये असीम मुनीर की बातें सुनी होंगी जी, उसने ये बात कही थी कि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, मतलब वो सबसे पहले हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की जो सोच जो है वो उसी दुश्मन को आती है जो वीक होता है जी, उसको लगता है कि हम
रिएक्टिव ना हो, हमसे जो स्ट्रांग फोर्स है अगर हम पे हमारे ऊपर अपने सोच अनुसार या अपने रणनीति के अनुसार अगर अटैक करे तो वो हो सकता है उनसे रिटेलिएट करने या फिर उनको संभलने का मौका ना मिले। इसी वजह से एक जो वीक फोर्स होता है, जो स्ट्रेंथ में कम होता है फोर्स, जी वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की बात करता है। जी नाउ प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक में क्या होता है वो समझाना जरूरी है। जी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक में सबसे पहले वो अपने आर्मी और एयरफोर्स के एरिया को मारने की जब रणनीति बनाता है, वो बाकी जो उसके खिलाफ आने वाले जो विकल्प हैं उसको बंद करने की कोशिश करता है। उसके खिलाफ क्या विकल्प आ सकते हैं, उसके खिलाफ क्या फोर्स आ सकता है, वो है एयरफोर्स। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, काउंटर एयर ऑपरेशंस कहते हैं इसको। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है काउंटर एयर ऑपरेशन, वो क्या करता है, वो आकर के भारतीय रनवेज को पहले मारेगा। जी तो वो पहले रनवे को परमानेंटली बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रनवे एक बहुत ही स्ट्रांग जगह होती है। जी तो उसको चंद घंटों के लिए वो चुप रखने के लिए ऐसे बॉम्ब डालेगा कि जो चिटपुट फटते रहेंगे अगले 6 घंटे या 4-5 घंटे। जी तो वो जब रनवे को जैसे भारतीय रनवे को अगर डाउन रखेगा तब जाकर के वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक मार सकता है। ये जो जब हम हर सड़क को अपना रनवे बना लेते हैं, जी वो विकल्प उसके प्लानिंग के दायरे से बाहर चला जाता है। वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक सोच भी नहीं सकता है, जी क्योंकि हर जगह जब, और अगेन मैं ये कहूंगा कि जब हम रोड बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी अपने नितिन गडकरी जी ने इसको इसकी पूरी चीजों में तेजी लाई। ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले नहीं हुआ था। इनफैक्ट रविंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे, जी रविंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जिसमें हमने लैंडिंग की थी, वो सड़क जो है इनके कार्यकाल के दौरान बना था। हाँ, और अखिलेश इसको यादव ने और डेवलप हमने की थी उसको। इसको हमने और स्ट्रांग किया। और जब ये लैंडिंग हो रहा है उस समय हम जो सड़क के जो बाकी यातायात हैं उसको भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि हमने वो शटल रोड बनाया है एक। तो जब लैंडिंग हो रहा है बाकी जो ट्रैफिक है, ट्रक हैं, कार हैं, वो चलते रहेंगे। उसमें कोई बाधा नहीं आती, उसको जी हम रोक के ट्रैफिक जाम नहीं कराते हैं। ये भी दर्शकों को समझना जी जरूरी है। तो हर जगह हमने रनवेज बनाए। बाड़मेर में हमने लैंडिंग की थी। बाड़मेर की लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ है, जहां मैं 6 साल मैंने वहां कार्यभार संभाला था। जी बहुत साल पहले की बात है। और बिल्कुल ही पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। इनफैक्ट मेरी शादी भी वहीं बाड़मेर की मंदिर में हुई थी। तो बाड़मेर जी जी मेरे दिल के करीब है। और जो जी मैंने ये फोटो जो पीछे लगाया हुआ है ये बाड़मेर के लैंडिंग का है। जी जी तो हर जगह जब हम रनवे बना देते हैं तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की कैपेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। हम जहां मर्जी हम अपना प्लानिंग पैरामीटर्स लगा करके पाकिस्तान को या किसी भी दुश्मन देश को हम धूल चटा सकते हैं, क्योंकि अब हम रनवे पे निर्भर नहीं है। ये समझना जरूरी है, अब हम रनवे पे निर्भर नहीं है। जी और ये नहीं कि ऐसे ऑपरेशंस कभी पहले कभी नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वीडन ने शुरू की थी जी ये जो इसका जो सोच जो है, जी इसकी नींव स्वीडन ने लगाई थी। और स्वीडन से काफी लोगों ने इसको कॉपी किया और हमने इसको दूसरे लेवल पर ले गए, क्योंकि सिर्फ रनवे ही नहीं, हमको ईंधन चाहिए, हमें वेपन चाहिए। सो ये सारी प्रणालियां जो हैं उस पे भी हमने बहुत काम किया है। डिटेल में मैं बता नहीं सकता हूँ, जो ओपन सोर्स की बातें सिर्फ मैं यहाँ जिक्र कर सकता हूँ। और ये सारे जो मुहिम है या ये सारे जो पुश हैं, इसमें अगर किसी एक इंसान का बहुत बड़ा अगर योगदान है और इसमें उन्होंने बहुत काम किया है, वो है श्री नितिन गडकरी जी। वो ना अगर इसको स्पीयरहेड करते तो इतनी तेजी से इतनी बढ़िया तरीके से ये चीज करना नामुमकिन था। ठीक बात है। सोच तो हम 3 दशक से रहे थे, लेकिन अगर ग्राउंड में किसी ने इसको एग्जीक्यूट किया और एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और उसको आगे ले जाने में उनके तरफ से जो आइडियाज आए, वो
कभी कभी मीटिंग्स में हमारे तरफ से भी नहीं आइडियाज आते थे, या हमारे मन में रहता था, हम बोलते नहीं थे, ये इसलिए कि इसमें ज्यादा पैसा लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो मना कर दे। लेकिन वो अपने तरफ से काफी चीजें इस पे लगा करके इसको बिल्कुल बखूबी बढ़िया अच्छा तरीके से कैप्टन, बनाया हुआ है। अभी हम एक बहुत साउथ में महत्वपूर्ण, भी लैंडिंग करने वाले हैं। जी कैप्टन, एक सवाल मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है। बहुत अच्छी बातें आपने हम्म। बताई, और हम आज आपको पाकर हम सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे 2 अभियानों में रहे, एक का नेतृत्व किया है, तो हमारे दर्शक बहुत इंद्रित होंगे आपके विचारों से जो आपने बातें रखी हमारे पास में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सब जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं से, जैसा आपने कहा ना कि वो जो दुश्मन है वो ट्रेडिशनल तरीके से हमले करेगा, या वो उसको जो नून एयर बेस हैं, लेकिन ये तो उसकी समझ से परे हैं, उसकी सोच से परे हैं। तो हमारी फिर इन सब के साथ में हमारी एयरफोर्स की ताकत कितनी बढ़ जाती है? कई गुना। ये तो ये 2 और 2 5 है। आज के बाद या कल जब हमने लैंडिंग की, इसके बाद आप ये वसीम मुनीर के मुंह से प्रिएम्प्टिव एक्शन की बातें नहीं सुनेंगे। मैं लिखित में दे सकता हूं आपको, क्योंकि प्रिएम्प्टिव एक्शन जो विकल्प है उसकी किताब से अभी काट देना पड़ेगा, उसको फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिएम्प्टिव एक्शन उसके लिए अभी इम्पॉसिबल है। जी शुरू में प्रिएम्प्टिव एक्शन की अगर पॉसिबिलिटी की उसने बातें की, उसमें काउंटर एयर ऑपरेशंस, मतलब एयरफोर्स को चंद घंटों के लिए जमीन पे बिठाए रखना उसके लिए अनिवार्य है, नहीं है। अब तो प्रिएम्प्टिव इम्पॉसिबल है, आप प्रिएम्प्टिव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप वहां से टेक ऑफ किए और यहाँ से अपने हमने आपको मार गिराया, तो काउंटर एयर ऑपरेशंस उसके लिए अभी एक विकल्प के तौर पे रहा ही नहीं, क्योंकि अब हर सड़क हमारा रनवे है। तो अब मुझे लगता है अगर कहीं कुछ हमें आतंकवादियों के अड्डों पर या कहीं कुछ हमले करने हुए, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा स्ट्रांग एयरफोर्स हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। ये दिखावे के लायक दिखावे मात्र नहीं है। 2023 में सूडान से हमने अपने जो इंडियन डायस्पोरा को, इंडियन भारतीय मूल के लोगों को हमने इवैक्यूएट किया था, आपको अगर याद हो। जी तो ये जो C-130 जो जहाज मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है, ये रात को बिना लाइट के अपना एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम स्यूडो रनवे कहते हैं, एक अपना रनवे बनाते हैं, हम जहां मर्जी बना सकते हैं उसको। जी सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम का काम है। वो सॉफ्टवेयर में आपने कहीं पर भी रनवे बना दिया, सड़क पे या रिवर बेड पे, जी कहीं पर भी हम लैंड करके को रनवे बना सकते हैं। तो सूडान से हम अपने जो भारतीय मूल के लोगों को हमने इवैक्यूएट किया था, ऑपरेशन कावेरी था इसका नाम। जी तो ये एक सिर्फ नाम के मात्र नहीं है, ये एक्चुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। ये जानना जरूरी है। और इससे ये जो हमारी कैपेबिलिटी जो है कहीं गुना बढ़ जाती है। अच्छा, नाइट लैंडिंग की सुविधा दुनिया के कितने देशों में होगी? जैसे अभी हमने इसमें दी है पहली बार, जो सूचना आ रही मेरे पास, क्या कंफर्म आप कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सड़क पे नाइट लैंडिंग शायद पूरे दुनिया में पहली बार हमने किया है। इससे पहले अगर किया हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं जिसके बारे में काफी रिसर्च करता हूँ, किया हूँ, क्योंकि नेतृत्व किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी भी था। तो जहां तक मैं जानता हूँ नाइट लैंडिंग हुआ नहीं है, लेकिन एक कंट्री है जिन्होंने जो नाइट लैंडिंग करके उनके मूल के लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके लाए। वो कंट्री का नाम है भारत। और जी वो समय था जी। वो 2023, सूडान से हम रात को लेके आए थे अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके। तो वो भी ऐसे ही ये तो टूटा बहुत फूटा बहुत एक खुश होने वाली बात है। बहुत बधाई आपको, पूरे देश को बधाई कि हमने ये काम किया है। उत्तर प्रदेश में ये काम किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी, पूरा देश, और सबसे पहले हमारे सैनिक, आप जैसे महान सैनिक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं सीधे रुख करूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स की तरफ। आलोक वत्स, ये एक बड़ी उपलब्धि है, और जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन MJ अगस्टीन साहब ने कहा कि ये केवल मतलब शोशेबाजी नहीं है, दिखावा नहीं है कि कोई सरकार पिछली वाली ने क्रेडिट लिया तो हम भी क्रेडिट ले लेना। ये बहुत गंभीर मसला है, और ये वास्तव में बड़ी मजबूत चीज़ है जिसका हमको एहसास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतना एहसास है इस बात का कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। भारत अब किसी भी कीमत पर या रादर किसी भी सूरत में
आतंकवाद सहने को तैयार नहीं। जिसको कहते हैं ना, पानी नाक से ऊपर चला गया। निरीह निर्दोष नागरिकों को हमारे पहले मुंबई में, उसके बाद पहलगाम में जिस तरीके से, इंग्लिश का शब्द का अगर प्रयोग करूं नमस्ते, तो बुचर किया गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जाति धर्म पूछकर, कलमा नहीं पढ़ने के एवज में पैंट उतार कर कंफर्म कर, और उनको उनकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली से उड़ा दिया गया। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और देश की लोगों के भावनाओं के साथ भारत आतंकवाद को सहने के लिए कतई तैयार नहीं। हम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते थे कि किसी का दमन करें, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। क्या दोष था उन नागरिकों का वहां घूमे थे? भारत के नागरिकों को दाद देता हूं, शाबाशी देता हूं, उनकी वीरता का गुणगान करना चाहता हूं। जो आतंकवादी चाहते थे कि कश्मीर में जो खलबली मचेगी, वहां एक चूहा भी नहीं जाएगा। आज फिर सैलानी वहां पर अपने पत्नी और बच्चों के साथ पूरी तादाद में घूम रहे हैं। उनको पता है कि अब भारत और कश्मीर पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में है। कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता, आतंकवादी तो दूर की बात रही। हमारे मिराज, सुखोई, राफेल, जगुआर गरजने को तैयार हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पे और शाहजहांपुर में, जहां हमने, जैसा कि ऑगस्टिन साहब ने कहा, शायद विश्व में पहली बार ऐसे नाइट लैंडिंग की सुविधा भी हो गई है। वैसे हमारे पास 4-4 रनवे हैं जहां पर इन जहाजों को उतारा जा सकता है, परंतु अब जिस तरीके से सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अरब सागर में भी जिस तरीके से नेवी अपना युद्धाभ्यास कर रही है, और बॉर्डर पर भी हमारे आर्मी के जवान जिस दमखम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के चूल की, उनके शरीर की एक एक हड्डियां कांप रही होंगी। 132 आतंकवादी संगठनों को उन्होंने अपने यहां पाला पोसा बड़ा किया, सिर्फ भारत की अखंडता को, एकजुटता को खत्म करने के लिए। अब वो नहीं है, और इस सारे मिशन को पूरा करने में जिस तरीके से हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रोडों का जाल बिछाया है, वो भी एक श्रेष्ठ काम है, और वो भी बधाई के पात्र है। ठीक है, मैं आऊंगा आलोक आपके पास। रविंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। रविंद्र प्रताप सिंह, एक्सप्रेसवेज को लेकर उत्तर प्रदेश में क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू हुई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने यह सुविधा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में शुरू की, और उसके बाद से फिर जो आने वाली सरकार, जो मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि जो काम शुरू किया गया है उसको मुझे लगता है बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। राजनीतिक क्रेडिट जरूरी है या देश की सुरक्षा संरक्षा जरूरी है? रविंद्र प्रताप सिंह। चौहान साहब, पहले 2-3 बातें बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को आपके माध्यम से। जी, यह पहली नाइट लैंडिंग नहीं है। बीच में आवाज बहुत आ रही है, ये इसको बंद कराया जाए भाई, पीसीआर, ये जो भी है इसको बंद कराया जाए, और बाकी लोग अनम्यूट कर लें जिन साथियों के, मुझे लगता है किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। बोलिए रविंद्र, कंटिन्यू। पहली नाइट लैंडिंग कारगिल में हुई थी। एयरफोर्स का C-130J गरुड़ कमांडो के साथ कारगिल की हवाई पट्टी पे उतरा था। वो पहली नाइट लैंडिंग थी भारत की। पहला एक जो गलत सूचना दी जा रही थी। दूसरा, ये डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है जिसको मतलब टेक्निकल टर्म में मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जाए। हवाई पट्टी नहीं रविंद्र जी, हवाई पट्टी की बात डिस्टर्ब मत करिए बीच में प्लीज। रोड के नाइट लैंडिंग की बात हो रही है। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। आप करेक्ट करिएगा बाद में, वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं करेक्ट करने के लिए। बोलिए रविंद्र। तो पहली नाइट लैंडिंग कारगिल में हुई थी, जो एयरफोर्स के रिकॉर्ड बोलता है। फिर दूसरा, ये किसी प्रकार की ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कही जाती है, ये एयरफोर्स ड्रिल इसको कहा जाता है, जो टेक्निकल टर्म्स है।
जो हम लोग इस प्रकार के जहाजों को पैचेस में उतारते हैं, ये एयरफोर्स का ड्रिल है। ये ड्रिल हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले हरकुलिस ने किया था कुशीनगर में, जहां मोदी जी ने योगी जी को छोड़ दिया था पैदल आते हुए। फिर अभी ये शाहजहांपुर में किया जा रहा है। तो डिफेंस की बातों को मुझे लगता है, अगर हम कोई डिफेंस एक्शन कर रहे हैं या डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ना मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स ओपिनियन को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये रणनीतिक तौर पे भी एक चूक है। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो रणनीतिकार हैं बैठे हुए डिफेंस में, क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं तो इसलिए बातें आपको बता रहा हूं। हमारा पूरा का पूरा बैच इस समय लेफ्टिनेंट जनरल है, सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूं मैं। तो इस प्रकार की जो ड्रिल्स हैं, ये ड्रिल्स होती रहती हैं। अब रही मिलिट्री एक्सरसाइज, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे बाइलेटरल हो, चाहे मल्टीलेटरल हो, ये जो एक्सरसाइजेस भी होती है मिलिट्री की, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाती है। केवल न्यूज दे दिया जाता है कि एक्सरसाइज हो रही है, क्या हो रहा है ये नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सुरक्षा चूक के मामले हैं। तो ये ऐसा किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताया। अब मैं बताता हूं कि क्या यह समय इस प्रकार की चूक करने का था जो अभी आप कर रहे हैं? नहीं था, क्योंकि अभी हमारा क्या था, ये जो ड्रिल करनी थी हमको, ड्रिल नहीं करके एक्शन करना था पाकिस्तान के ऊपर। अभी सड़क पर ड्रिल करने का समय नहीं था हमारे पास में, तो हमें पाकिस्तान के ऊपर एक्शन करना चाहिए था। चाहे आप करगिल की तरह अपने क्षेत्र में गिराते, करगिल हमारा क्षेत्र था जहां हम लोगों ने अटैक किया था, अपने क्षेत्र में अटैक करना पड़ा था इसी सरकार की गलती की वजह से। तो ये ड्रिल ऐसे समय भी की जा रही है जिसकी निंदा किया जाना चाहिए, और मिलिट्री को शामिल किया जा रहा है राजनीति के रूप में। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हमारी सरकार रहे तब भी गलत है, आपकी सरकार रहे तब भी गलत है, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा था, देश प्रथम, राजनीति प्रथम नहीं हो सकता है। फिर दूसरा विषय, जब आप ये करिएगा तो देश का एक बड़ा वर्ग प्रश्न पूछने लग जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा कि आप ड्रिल करा सकते हैं शाहजहांपुर में, तो अटैक क्यों नहीं करा सकते? आप 4 मोर्टार ही तो दाग दीजिए। जब इतना पैसा खर्च करा दिया आपने हमारे एयरफोर्स का, और तमाम चीजों को एक्सपोज करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से जो नहीं होना चाहिए था, तो 4 मोर्टार दाग दीजिए। रविंद्र, आपकी सरकार थी तब भी इस तरीके का हुआ था, तब भी मीडिया में चीजें आई थी, तब भी पैसे खर्च हुए थे, तब भी जहाज उड़े थे। ये कोई बात थोड़ी होती है। तब हमने बताया था ड्रिल है, हमने किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को नहीं लिया था। अब बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए इसको, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं, मैं क्यों अन्यथा लूंगा? तरफ से बोल रहा हूं। मैंने तो आपको बोलने के लिए बुलाया है। बस इतना निवेदन है कि देश की रक्षा सुरक्षा पर जरा थोड़ा रहम करिएगा। नहीं, हम देश की रक्षा सुरक्षा पे हम लोग बचपन से वहीं पड़े हुए हैं। जी। ऐसा नहीं कि हम एनडीए क्रॉस करके और हम चले गए हैं। हम लोग दर्जा से वो ट्रेनिंग लेते थे जो एनडीए में पहले दिन से दिया जाता है। जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। और हमारे साथ के सीनियर जूनियर 200 लोग शहीद हो चुके हैं, तो हमें ज्यादा जानकारी है इन चीजों की। जी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि नाइट लैंडिंग हम कहां करेंगे, आप एक्सपोज करेंगे क्या? चाहे एयर स्ट्रिप ही बनाई गई हो, आप एक्सपोज करेंगे मीडिया के द्वारा? हमारे देश की सुरक्षा तार तार करेंगे? अब मैं फिर वापस आ रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिकरण कर रहे थे। राजनीतिकरण का यह वक्त था कि जब वहां पर आतंकवादी आते हैं और उनका उद्देश्य रहता है भारत पे आक्रमण करने का, हमला करने का और देश में उन्माद फैलाने का, उनकी वही उन्माद की बातें आप लोग बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब आप आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मोर्टार तो 4 दाग नहीं पाए, दागिए मोर्टार, मारिए पाकिस्तान को, एटॉमिक एक्शन लीजिए। हम साथ खड़े हैं, समाजवादी साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आप जितने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के छात्र हैं, चाहे उसमें अखिलेश जी भी हो। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अगर कोई शक्ति, कोई ताकत, कभी कभी मिलिट्री साइंस के अभी एक विद्यार्थी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हयात उमर, वो मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा, कभी कभी ये होता है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिससे एक मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक वारफेयर है, उसका एक हिस्सा होती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
गंगा एक्सप्रेस पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लैंडिंग और एक्सरसाइज के बीच इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के सभी मदरसे और स्कूल कॉलेज 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम बैठकों और जो युद्धक एक्सरसाइज के बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है। लोगों को कहा गया है कि 2 महीने का राशन जुटाकर रख लें। पाक अधिकृत कश्मीर के सभी मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पीओके में हलचल कुछ ज़्यादा ही है और लोगों को कहा गया है कि 2 महीने का राशन पानी वो इकट्ठा कर लें। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ चल रहा है। सभी पर्यटक स्थल, बहुत शानदार इलाका है और जो पाकिस्तान जाते हैं पर्यटक, वो सबसे पहले पाक अधिकृत कश्मीर का जो गिलगिट इलाका है, बाल्टिस्तान है, गिलगिट है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो जाते हैं और पाकिस्तान को इससे बहुत आय होती है। तो सभी पर्यटक स्थल भी पीओके के बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीधे अब हम कार्यक्रम पर आते हैं और रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हयात उमर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हयात उमर, आप मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं। अभी एक बात आई कि भाई इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, उसको हमें आम नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रताप सिंह ने बहुत कुछ बातें कही, लेकिन मैं स्क्रीन पर रिएक्शन देख रहा था ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन का, वो इन सब चीज़ों से मुझे लगता बहुत सहमत नहीं दिखे। अभी वो हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। इस तरीके के एक्सरसाइज और इस दरमियान जब भारत और पाक के बीच सीमा पर तनाव है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि रविंदर जी ने कहा और जैसा कि अगस्टिन जी को मैंने सुना, दोनों को ही, देखिए सेना की रूटीन एक्सरसाइज और ड्रिल्स कोई किसी एक समय, किसी एक खास जो तुम्हारा नीचे में लाइन में करता है, ये किसी एक खास मौके के लिए निर्धारित नहीं। ये रूटीन चलता रहता है। आलोक जी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। आलोक जी, आलोक वत्स माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज बोलिए। तो ये चीजें सेना का अपना ड्रिल, अपनी एक्सरसाइज, अपना प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, ये एक रूटीन चीज है जो साल दर साल, महीने दर महीने लगातार चलती रहती है। सेना हमेशा एक तैयारी के मोड में रहती है। सेना ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास अब संकट हो तो हम सेना जमा करना शुरू करेंगे, अब संसाधन जो है। सेना हमेशा तैयारी के मूड में रहती है, उसकी एक्सरसाइज होती रहती है, अपग्रेडेशन होते रहते हैं। जब से भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू हुआ है तो उसके मानकों में एक है कि हर एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी का निर्माण, जो एक्सप्रेस वे का हिस्सा होगी, एक स्ट्रेच ऐसा होगा एक्सप्रेस वे का जिस पर हवाई पट्टी के तौर पे जिसको इमरजेंसी में यूज किया जाएगा। ये सारे एक्सप्रेस वे के लिए मैंडेटरी है। खाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए या खाली हमारे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए या हमारे आगरा एक्सप्रेस वे के लिए खाली बात नहीं है, ये हर एक्सप्रेस वे के लिए, और खास करके वो एक्सप्रेस वे जो हमारी सीमाओं के पास में ही। अगर आज के जो हालात है उनके संदर्भ में देखा जाए तो इस ड्रिल का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी ये सीमा चीन से नजदीक ज्यादा है बजाय पाकिस्तान के। तो ये एक रूटीन चीज है जिसको कि दिखाया भी जाता है मीडिया में। जब आगरा एक्सप्रेसवे पे भी जब टचडाउन किया था सेना ने, वायुसेना ने किया था, उसको भी मीडिया में भी दिखाया गया था। तो इसको लेकर के उतनी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसको उस तरह से लेना चाहिए कि ये हमारा कुछ आक्रमण की या कुछ उसकी तैयारी है। नहीं, इसको नहीं सर, हयात हम ये तो आभास कर सकते हैं ना कि हम ज्यादा ताकतवर हो गए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हम आभास कर सकते हैं ना, इसका एहसास तो हम कर सकते हैं कि हम ज्यादा ताकतवर हो गए। अभी ग्रुप कैप्टन अगस्टीन ने बताया कि नहीं, हम एक तरीके से एयरफोर्स के मामले में काफी मजबूत हैं इस तरीके के वैकल्पिक व्यवस्थाओं से। 80s के बाद से ही है, 80 के बाद से ही हम एयर सुप्रीमेसी में थे हैं।
अब आज की बात नहीं है ये। और पाकिस्तान के पास पीछे से जो सपोर्ट है वो खाली एक टाइम पर अभी भी नहीं, वो भी 70 और 80 के दशक में F-16 विमानों का था। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास जो एयर सुप्रीमेसी है वो चाइना से बने J-20 और J-16 विमानों से है। जी। तो हमारे पास, हम वैसे भी उनसे, हमारे स्क्वाड्रन का साइज, हमारे जहाजों का जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा एडवांसमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह यह भी है कि हमारे सामने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, एक है हमारे सामने हमारी एक बड़ी सीमा चीन से लगती है, और चीन की एयर सुप्रीमेसी हमसे बहुत ज्यादा है। तो हमारी तैयारी चीन को लेकर के ज्यादा अच्छी हमेशा रहती है बनस्बत पाकिस्तान के साथ। तो हमारी स्थिति यह है कि हमें अगर वार की स्थिति में जाना पड़ेगा तो हमें 48 घंटे भी नहीं लगेंगे शायद, हमारे उनके आकाश के ऊपर, उनके एयर उस पर कब्जा करने में हमारे पास उनके कोई 48 घंटे भी नहीं लगेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में एयर वारफेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा यूक्रेन वार में, या हाल में हमारा जो इजराइल में हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन की वार में भी, उसमें भी जो मेन इक्विपमेंट यूज हुए हैं, या ईरान ने भी जो यूज किए थे, वो यूएवी और ड्रोन हो गए हैं जी। तो आज की तारीख में मैंड, यानी कि जो हमारा जो पहले जो आज 2000 तक, यानी 2020-10 तक जो चल रहा था कि जहाजों का, आज तारीख में अत्याधुनिक जहाजों के बजाय पूरे विश्व का जोर अत्याधुनिक यूएवी और अत्याधुनिक ड्रोन पर है जी। जो सस्ते पड़ते हैं, ज्यादा इफेक्टिव पड़ते हैं, जनहानि यानी हमारी जनहानि यानी पायलट के रूप में हमारी कम होती है, इंफ्रा हमें कम चाहिए होता है, और इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज्यादा होती है जी। अभी आप हाल में देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया ने दोनों, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसकी एयर सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे यूक्रेन से मात खानी पड़ गई सिर्फ ड्रोन और यूएवी की वजह से, जो उसे टर्की तक से मिले थे। जी जी। नहीं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में टर्की बहुत आगे है यार। ये चीज आप समझ नहीं पाते। तो इस चीज को लेकर के हमें पब्लिक डोमेन में ये डिस्कोर्स नहीं फैलाना चाहिए कि साहब ये तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तैयारी क्या है ये एक गोपनीय विषय है। और सरप्राइज, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि युद्ध में सरप्राइज एलिमेंट बहुत मायने रखता है, और अगर हमने सरप्राइज नहीं दे पा रहे हैं अपने दुश्मन को, तो हम अपनी आधी शक्ति खो देते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हयात उमर ने कही कि सरप्राइज एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच हमारे साथ एक और ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन साहब अभी थे हमारे साथ में। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं मनीष शर्मा को लूँगा, उसके बाद ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार के पास आऊँगा। मनीष शर्मा, तो पूरा सिनेरियो है, ये तो अच्छी बात है, आपको पता ही है एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में और उनकी जो हवाई पट्टियां हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स होती रही। अखिलेश यादव अपने दावे करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने दावे करते हैं, चलता रहता है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक अच्छा काम हुआ, एक ने किया दूसरे ने आगे बढ़ाया, इसमें दिक्कत क्या है? मनीष, अनम्यूट करिए। आवाज जा रही है मेरी? हाँ बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस पूरे मसले को कश्मीर में जो चल रहा है, अभी जो हुआ है, या उसके तैयारी से जोड़ के देखना, हमको लगता है कि ये थोड़ा सा मैंने एक अतिरिक्त अनुमान लगाने जैसा है। उसका एक तो पहली बात ये समझना है कि वो उसको जनरल अभ्यास की तरह ही देखा जाए। हयात साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, एक तो नहीं, किसी ने दावा भी नहीं किया। मैं साफ तौर पर इस बात को कह रहा हूं, किसी ने दावा नहीं किया कि साहब ये कश्मीर के लिए हो, एज यूजुअल एक्सरसाइज हुआ है। लेकिन ये हुआ है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है क्या है। और चूंकि माहौल ऐसा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चर्चा होगी। अगर कश्मीर से लिंक ना भी किया जाए तो इसको एक जनरल अभ्यास की तरह देखा जाए। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक जनरल अभ्यास की तरह देखा जाए, और उसके बहुत डिटेल में जाने की स्थिति तो हम लोगों की है नहीं कि वो किस किस्म का है, किस स्तर का है, किस लेवल का है। ये तो केवल अनुमान की बात है ना, तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है। सेना अपनी रूटीन
कार्रवाइयों में है और वो कर रही है, उसको करने दिया जाए। वो उसका सपा से और भाजपा से और अभी के सरकार से और पिछले सरकार से कोई लेना देना, इस पे बात ही करना बेकार की बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक तो इसको इस रूप में देखा जाए, रूटीन कार्रवाई के देखा जाए, और किस 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 डेंसिटी में है, किस लेवल का है, किस स्तर का है, यह भी आप अनुमान ही लगा सकते हैं। और ये पिछले दौर में हुआ, अभी हुआ, इसको नॉर्मल तरीके से देखा जाए। तो एक तो मैं ये बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको इस रूप में देखा जाए। दूसरा, मैं आपसे इसके बहाने कहना चाहता हूं कि अभी के दौर में दुनिया में आमतौर पे जो वार है, वो एक तो जो मनुष्य लड़ते थे उससे ज्यादा जो है मशीन लड़ने लगा है, एक तो इसको देखा जाए। जी और उससे भी आगे बढ़ गया है अब चीजें कि वो इकोनॉमिक वार की तरफ चीजें बढ़ गई हैं, टैरिफ वार की तरफ बढ़ गई हैं। तो मेरे लिए कहना है कि इसको इस रूप में भी देखा जाए। युद्ध तो चल रहे हैं ना, युद्ध तो यूक्रेन में चल रहे हैं, बहुत कमजोर देश है जो रसिया से 2 साल 3 साल से लड़ रहा है, चाहे जो बोले कि ये सहायता दे रहा है, वो सहायता दे रहा है। या आप देखिए कि वहां गाजा लड़ रहा है, जो है खत्म नहीं कर पा रही है इजराइल। या आप देखिए कि बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, उसको अफगानिस्तान से भागना पड़ा, वो लड़ नहीं पाया वहां, उससे हल नहीं कर पाया। तो ये जो वार है ये दुनिया में, ये वार अभी कहीं चीजों को हल नहीं कर पा रहा है ये, बल्कि जहां भी वार करने की कोशिश हो रही है, युद्ध के जरिए चीजों को समाधान करने की कोशिश हो रही है, वो समझ वहां तो वो ताकतवर शक्ति फंस जा रही है। जैसे अफगानिस्तान में फंस गई है, फिलिस्तीन में फंस गई है, जैसे यूक्रेन में फंस गई है। और फिर से अब बात हो रही है कि वहां वार्ता किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, युद्ध से निकलने का कोई रास्ता निकाला जी जाए। जी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि अभी की जो दुनिया है वो बहुत युद्ध से आगे बढ़ी है। वो मनुष्य द्वारा युद्ध लड़ने के साथ मशीन द्वारा युद्ध की तरफ बढ़ी है, और उससे भी आगे अब डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ी है। वो संवाद की तरफ के जरिए चीजों को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ी है। वो इकोनॉमिक वार की तरफ बढ़ी है, टैरिफ वार की तरफ बढ़ी है। और जहां जहां डायरेक्ट युद्ध हो रहे हैं, वो डायरेक्ट युद्ध कहीं भी किसी भी समस्या को दुनिया का हल नहीं कर पा रहे। और इसलिए मेरी निवेदन है कि ये जो अभी तात्कालिक मसले भारत के संदर्भ में आए हैं, उस मसले को भी उस रास्ते हल करने की कोशिश हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, वो नकारात्मक बात होगी हमारे लिए भी कोई, और दूसरे के लिए भी कोई वो सकारात्मक बात नहीं होगी। इसको और कोई रास्ता निकाला जाए हल करने का, देश के अंदर एकता बढ़ाई जाए, और दुनिया में डिप्लोमेटिक वार को, इकोनॉमिक वार को और चीजों को बढ़ाया जाए। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मनीष ने कही। उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास मैं आऊँगा। देवनाथ जी, अभी ग्रुप कैप्टन अगस्टीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि जो ये अभी आज एक्सरसाइज या एक तरीके से कुछ भी इसको आप कह लीजिए, जो शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के हुआ है, तमाम लड़ाकू विमानों ने वहाँ लैंडिंग की है और नाइट लैंडिंग की सुविधा हो गई एक्सप्रेसवेज पर। तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि हम इससे बहुत मजबूत होंगे, हमारी एयरफोर्स भी बहुत मजबूत है और हमारे पास बहुत सारे बहुविकल्प आएंगे। आज भारत पाकिस्तान के संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, और उसमें वायुसेना की भूमिका किस तरह हो सकती है? जी हाँ, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो भारत ने अगर उसके ऊपर हमला करने की ठान ली तो भारतीय वायुसेना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। हम याद कर सकते हैं कि बालाकोट में क्या हुआ था। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 विमानों का उपयोग करते हुए और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनकी छुपने की जगह, उनकी ट्रेनिंग की जगह, और जहां पर उन्होंने अपने हथियार, बारूद, गोला बारूद को छुपाया हुआ था, उस भंडारण पर हमला किया। जी, आज भी भारत सरकार ने फौज को खुली छूट दे दी है कि फौज तैयार रहे और जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। इसकी जो मतलब है वो ये है कि अब तक जो आमतौर पर क्या होता है कि पीस टाइम में फौज अपने जो हैवी वेपन्स हैं, जो टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, पीस शांति काल में वो पीछे रहती हैं। समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में रहती है। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने अब खुली छूट दे दी है, तो अब हम अपने टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियों को वहां से बॉर्डर एरिया की तरफ ले जाने के लिए फ्री हैं। इसी तरह से जैसे इंडियन एयरफोर्स,
हमारे एयरफोर्स के, जैसे मैं नाम ले ही लेता हूँ, मिराज विमान ग्वालियर में तैनात रहते हैं आमतौर पर शांति काल में। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने ये हुक्म दिया कि फौज जो है फ्री है अपनी कार्रवाइयों को करने के लिए, तो हम जरूरत के हिसाब से मिराज 2000 को भी हमारे जो फॉरवर्ड बेस हैं, पाकिस्तान सीमा के साथ लगे हुए जो बेसेस हैं, वहां पर मूव कर रहे हैं जी। युद्ध की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, ऐसा तो है ही कि हमारी जो आर्मी है, जैसे आर्मी ने 2016 में उरी की थी, हम एक साथ 5 या 10 जगह पर उरी करने वाले। इसी तरह से युद्ध की शुरुआत में ही जैसे हमारी एयरफोर्स ने 2019 में बालाकोट किया था, हमारी एयरफोर्स युद्ध के पहले दिन पहले घंटे में ही 5 या 10 जगह पर बालाकोट जैसी कार्रवाई करेगी। ये सब बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से हो सकता है। इस बार एक नया आयाम ये भी है कि इंडियन नेवी को भी छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो नेवी जो है जाके कराची का जो बंदरगाह है पाकिस्तान का, ग्वालियर का जो बंदरगाह है, उसको भी ब्लॉकेट कर सकती है, यानी उसको चारों तरफ से घेर सकती है जी। तो हम तैयार हैं। बस गांडी पर तीर हमने चढ़ा लिया है जी। नहीं, मुझे जो आपकी बातों से मुझे लगा कि थल सेना के मुकाबले जल और वायु सेना की भूमिका बड़ी होने वाली है। अगर हम इसके मुतालिक बात करें कि जो कैंप हैं वहाँ पर, जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, उसमें बड़ी भूमिका, जैसे आपने नेवी को कहा तो नेवी आर्थिक घेराबंदी कि भाई वहाँ कोई सामग्री ना जा पाए, कोई तेल ना जा पाए, कोई चीज़ें ना जा पाए, इस तरह के। लेकिन बड़ी भूमिका तो वायुसेना की ही दिख रही है जी। देखिए, होगा ये युद्ध के शुरुआती दौर में ही थल सेना को पहला जो काम दिया जाता है, देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है, जैसे कम से ज्यादा की तरफ अग्रसर हुआ जाता है। हम मैनेजमेंट में बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स जी। यानी पहले आप लेवल 1 पर जाइए, फिर लेवल 2 पर जाइए, लेवल 3 पर जाइए। तो होता यह है कि आर्मी को फिलहाल ये हुक्म मिल चुका है कि वो पाकिस्तान में घुसकर उनके जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनको नेस्तनाबूद करने की तैयारी करें। इसके लिए अगर दरकार होगी तो हम अपनी एयरफोर्स के जो C-130 ट्रांसपोर्ट विमान हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं, खासतौर से अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वो भी आर्मी के साथ कूच कर देंगे जी। ये समझना पड़ेगा कि हमारी आर्मी में एस्केलेशन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तान में डीप पेनिट्रेशन भी कर सकती है हमारी आर्मी जी। हमारी जो ओपन नॉलेज है, सीक्रेट नहीं है, भारत के पास 2-2 स्ट्राइक कोर है। एक स्ट्राइक कोर में 30,000 जवान होते हैं, 300 टैंक होते हैं और 600 के बराबर तोपें होती हैं। तो अगर हम अपनी चाहें, उसके लिए जाहिर बात है हुक्म तो सरकार से आएगा, हमारी स्ट्राइक कोर जी। मुझे लगता है कुछ इंटरनेट का व्यवधान है। वो वाला सिनेरियो तभी आएगा बाद में जी जी। हाँ, तो वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बातें ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार साहब ने रखी। एक और मैं एक अंतिम सवाल भी आपसे करूंगा कि जो सीमा पर हालात हैं, जैसे अभी POK में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लोगों को कहा गया कि भाई आप 2 महीने का राशन एकत्र कर लीजिए, तो एक सैनिक होने के नाते आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? युद्ध के हालात में जब भी जो मुल्क होते हैं वो अपने को तैयार रखते हैं। अब POK में अगर उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं तो जाहिर बात है कि उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की फौज जब हमला करेगी, चाहे वो हमारी आर्मी हो या एयरफोर्स हो, तो उनके स्कूल में कोई हताहत नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आप समझ लीजिए, हो सकता है डर के मारे या हो सकता है प्रिकॉशन लेने के, यानी सावधानी बरतने के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। इसी तरह से अगर वह यह प्लान कर रहे हैं कि 2 महीने का राशन खरीद के हर परिवार अपने घर में रखे, तो इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि या तो पाकिस्तान की सरकार या तो डर के मारे या कहते हैं ना प्रिकॉशन ले लो, एक सावधानी बरत लो, इसलिए उनको ऐसा सजेस्ट कर रही है।
लेकिन ये समझना पड़ेगा कि 2 महीने का राशन खरीदने के लिए एक आम आवाम के पास इतनी संसाधन, इतने पैसे भी नहीं होते। जी तो ये एक एडवाइस है। जमीन पर इसका किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो अगर सब लोग अचानक से 2 महीने का राशन खरीद के दुकानों पे पहुंच जाएंगे, तो जो पंसारी है उसके पास भी पूरे गांव या पूरे कस्बे के लोगों के लिए 2 महीने का राशन नहीं होता है। जी हाँ, बहुत क्राइसिस हो जाएगी। मेरे पास 1 मिनट और है। मनीष शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो हालात हैं, ठीक है, भावना में नहीं बहते हैं हम, भावना में बहने से काम नहीं चलता। जो ज़मीनी हकीकत है उनको हमें किस रूप में लेना चाहिए? नहीं, हम तो बहुत देखिए, संक्षिप्त। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि पिछले 25-26 साल बाद किसी आतंकी किसी चरमपंथी घटना का सबसे ज्यादा ताकतवर विरोध अगर भारत में हुआ है कहीं, तो वो तो जम्मू और कश्मीर के इस कोने से उस कोने तक हुआ। यहाँ से एक रोशनी दिखती है, वो एक मैसेज दे रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर मिल करके पूरे भारत को मैसेज दे रहा कि बहुत ताकतवर तरीके से हम अपने देश के साथ हैं, हमारे साथ आप संवाद और बढ़ाइए। हमारे यहाँ अगर स्पेस नहीं मिलेगा, हमसे अगर संवाद बेहतर रहेगा, हमसे अगर सहज संवाद होगा, तो बाहर की किसी ताकत के लिए भारत में जगह नहीं बनेगी। देखिएगा, मैं बस आपसे एक अंतिम बात कहते हुए, कम समय है, कि दुनिया में कहीं भी अगर देखिएगा, अंदर कहीं कोई बाहरी ताकत अगर कोई आतंकवाद फैलाने में कामयाब होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि अंतर विरोधों का इस्तेमाल करती है। जी अंदर अगर अंतर विरोध न हो, तो बाहर की किसी दुनिया की किसी की हैसियत नहीं है कि वो भारत के अंदर कोई आतंकवाद फैला ले। जी तो जम्मू कश्मीर ने बहुत ताकतवर तरीके से इस सरकार को मैसेज दिया है कि यहाँ स्पेस मत छोड़िए। ये हम आपको ये मैसेज दें कि हम आपके पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ठीक है। और उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है, चरमपंथ को रिजेक्ट किया। ये पहली बार हो रहा है। अगर इसको बहुत खुले मोटे आंखों से हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है। यही समाधान है। जी ये और ज्यादा रिश्ता बढ़ा करके, और सैन्य जो कार्रवाई है वो दूसरे नंबर की आती है। सिर्फ कार्रवाई ना है, सैन्य के जरिए कार्रवाई है, उसका विरोध नहीं। ठीक है। लेकिन जो अभी तो समाधान है, कश्मीर के साथ, वहां की जनता के साथ एकता ताकतवर तरीके से बढ़ाओ, और सैन्य कार्रवाई जो करना है उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये ठीक है। हमको लगता है। ठीक है इस मनीष, रूप में ही इसको देख। थैंक यू मनीष। 10 सेकंड रविंद्र, मनीष ने जो सुझाव दिया वो उसको आप डिटो करते हैं? एक चीज और स्पष्ट कर दें, जो सेना को खुली छूट, जो सेना का ऑपरेशन करने का तरीका है, सरकार निर्देश देती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निर्देश देता है डीजीएमओ को, डीजीएमई निर्देश देता है कमांड्स को। इस लाइन को नहीं तोड़ा जा सकता है। इस लाइन को मीडिया में चाहे जैसे प्रस्तुत करिए, तो ये लाइन बरकरार है, हमेशा बरकरार है कि हम पाकिस्तान से इतने ज्यादा मजबूत हैं, इसके कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे मतलब मजाक की बात हो जाएगी। तो है। पाकिस्तान हमसे कभी भी किसी भी तरीके से हमें फेस ही नहीं कर सकता है, और कभी ना कर पाया है। थैंक यू। आलोक वत्स के पास मैं जाऊंगा। एक 10 सेकंड में एक छोटी सी टिप्पणी। जो मनीष ने कहा कि कश्मीरियों ने एक संदेश दिया कि हमें गले लगा लो, हम किसी को घुसने नहीं देंगे वहां पे। आलोक वत्स, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आप इस कथन से आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। उनका यह मंसूबा सफल नहीं हो सका, और वहां पर जिस तरीके की अब हमारी व्यवस्था है, आज विश्व की 3, 4, 5 जो सबसे बड़ी सेना की फोर्स है उसमें भारत की गिनती हो रही है, और जिस तरीके का युद्धाभ्यास करके हमने खुली छूट दे दी है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को ढूंढ के, पाताल से भी ढूंढ के उनके आतंकवादी अड्डों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर नेस्त नाबूद कर देंगे। रहा न कोई रोबन हाना, किसी को रोने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। वहां पर आने की बात तो बहुत दूर की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आलोक वत्स, रविंद्र प्रताप सिंह, मनीष शर्मा, हयात उमर, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार और ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, समझा और इसके मैसेज को डिकोड किया। बड़ा अच्छा मैसेज अंत में मनीष शर्मा ने दिया कि कश्मीरी संदेश दे रहे हैं कि हमने आपकी तरफ पूरे दिल से, तहे दिल से बाहें फैलाई हैं, आ जाओ हमें गले लगा लो। अगर हमें आप गले लगा लोगे तो जो दूसरा है पड़ोसी,
वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये एक साफ साफ तौर पर होता है गाँवों में, गली में। अगर आपस में दो भाई अगर गले लगते हैं तो तीसरा उन्हें नहीं फोड़ सकता। कमोबेश यही स्थिति है। सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता हो जरूर की जाए, युद्ध की आवश्यकता हो जरूर किया जाए, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार।